जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। फाइनली AK-203 का प्रोडक्शन हुआ स्टार्ट। सैप ग्रुप ने ग्रिपन ई फाइटर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अडानी ग्रुप के साथ अपनी पार्टनरशिप को किया ब्रेक। ब्राजील की तरफ से भारत की फोर्सेस के लिए A-29 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट का प्रस्ताव। चीन के ऊपर भारत की एक और डिप्लोमेटिक विक्ट्री और भारत का विनेस मिशन हो सकता है 2031 तक पोस्टपोन। तो देवियों और सज्जनों, आज की सबसे पहली खबर तो यही है कि फाइनली अमेठी में स्थित भारत और रशिया की जॉइंट वेंचर फैसिलिटी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसको लेकर रशियन कंपनी रोसोनबोरोन एक्सपोर्ट की तरफ से जारी ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेठी में स्थित जो भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है, तो यहाँ पे AK-203 असॉल्ट राइफल के प्रोडक्शन में 100% स्थानीयकरण को सुनिश्चित किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि भविष्य में इस फैसिलिटी की जो आउटपुट कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाएगी और क्लसनिकोव असॉल्ट राइफल प्लेटफॉर्म पर आधारित और भी अधिक एडवांस राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को भी अपग्रेड किया जाएगा। और रही बात AK-203 असॉल्ट राइफल्स की, तो इसका पहला बैच प्रोड्यूस किया जा चुका है और जिनकी डिलीवरीज इंडियन आर्मी के लिए जल्द ही स्टार्ट होने की उम्मीद है। और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक इस फैक्ट्री की कैपेसिटी इतनी है कि भारत की बाकी की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पर्सनल को अगर AK-203 से इक्विप करना है तो वो भी पूरी तरह से संभव है। और इस जॉइंट वेंचर द्वारा जो असॉल्ट राइफल्स बनाई जाएंगी वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी होंगी। और बाकी जैसा कि अभी हाल ही में एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी चीफ की तरफ से बताया गया था कि इंडियन आर्मी AK-203 का पहला बैच इस साल मार्च के महीने तक रिसीव करेगी, जिसमें करीब 5000 राइफल्स रहेंगी। और भारत और रशिया के बीच जो 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल्स को लेकर डील हुई है, तो उस डील के मुताबिक जो पहली 70,000 राइफल्स हैं वो 32 महीनों के अंदर इंडियन आर्मी को मिल जाएंगी, जिनमें स्वदेशीकरण की मात्रा 5 से 17% होगी। लेकिन इन 70,000 राइफल्स के इनिशियल लॉट की डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद फिर जो बाकी के बची राइफल्स होंगी तो उनमें 100% स्वदेशीकरण को सुनिश्चित किया जाएगा। और 128 महीनों के अंदर भारत में प्रोड्यूस होने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल्स में 100% तक के स्वदेशी कंपोनेंट्स को हासिल कर लिया जाएगा। स्वीडिश कंपनी सैप ग्रुप ने जो अपने ग्रिपन ई फाइटर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए भारत की अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी थी, तो अब सैप ग्रुप के ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने इस बात का फैसला लिया है कि अब वे अडानी ग्रुप के साथ अपनी पार्टनरशिप को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सैप ग्रुप और अडानी ग्रुप की जो पार्टनरशिप है उसकी अनाउंसमेंट हुई थी 30 अगस्त 2017 को। और यह पार्टनरशिप खास करके इसलिए की गई थी क्योंकि सैप ग्रुप का कहना था कि अगर MRCA डील के तहत इंडियन एयरफोर्स उनके ग्रिपन ई फाइटर को चुनती है तो अपने फाइटर्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए उन्होंने एक इंडियन पार्टनर अडानी ग्रुप को चुना था। और अब सैप ग्रुप का यह कहना है कि वे अपने फाइटर्स का निर्माण करने के लिए एक ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे जहां सैप ग्रुप के पास 74% तक के स्टेक रहे। हालांकि वो बात अलग है कि ग्रिपन ई फाइटर के इस टेंडर को जीतने के चांसेस अभी भी बेहद ही कम है। और बाकी आपको बता दें कि इस MRCA डील में 2 US फाइटर्स F-18EF और F-21, स्वीडन का ग्रिपन ई, यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून, फ्रांस का रफाल और 2 रशियन फाइटर्स MiG-35 और Su-35 भी कॉम्पीट कर रहे हैं। लेकिन इस टेंडर में शामिल सैप ग्रुप ऐसी पहली फॉरेन कंटेंडर बनी है जिसने इस तरह का कदम उठाया है। और आपको ये भी बता दें कि सैप ग्रुप की जो इच्छा है कि वे एक ऐसी कंपनी के साथ मिलकर अपने फाइटर्स को बनाना चाहते हैं जहां पे सैप ग्रुप के पास 74% तक का स्टेक रहे। तो आपको बता दें कि ऐसा करने के लिए फिलहाल अभी सैप ग्रुप को भारतीय रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत है। और इसलिए सैप ग्रुप ऑफिशियल का कहना भी है कि अगर भारतीय रक्षा मंत्रालय सैप ग्रुप को मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का 74% तक का हिस्सा रखने की अनुमति देता है, जो कि डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैप के अंडर परमिटेड है, तो फिर वे उसी कंपनी को चुनेंगे जिसमें उनका हिस्सा 74% रहे। बाकी सैप ग्रुप का यही दावा है कि इंडियन एयरफोर्स अगर उनके फाइटर को चुनती है तो उनका एयरक्राफ्ट मैक्सिमम ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और वो भी मिनिमल लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स के साथ, क्योंकि उनके फाइटर में एक बेहद ही पावरफुल जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगा हुआ है। तो जैसा कि भारत सरकार इंडियन आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है और जिसके चलते आने वाले वर्षों में भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में लगभग 130 बिलियन US स्पेंड होने की उम्मीद है। तो अब इसी बीच लाइव इवेंट के साथ एक खास इंटरव्यू के दौरान ब्राजील की एरोस्पेस फर्म एम्ब्रियर के ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि भारत का जो स्वदेशीकरण वाला उद्देश्य है तो उसको ध्यान में रखते हुए वे भारत के साथ लोकल पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे भारत की ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। और भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के अलावा एम्ब्रियर भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक क्रिटिकल सप्लायर बनने में भी मदद करेगी। और उनका यह भी कहना था कि इंडियन एयरफोर्स के साथ उनके C-390 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सेल को लेकर भी बातचीत चल रही है और ये एयरक्राफ्ट मुख्य रूप से भारत के नॉर्दर्न सेक्टर्स में इस्तेमाल करने के लिए पेश किए जाएंगे। और जबकि कंपनी ने भारत के लिए अपने मल्टी रोल लाइट अटैक एयरक्राफ्ट जिसका नाम है A-29 सुपर टस्कानो, तो इसे भी ऑफर किया है। और कंपनी ऑफिशियल के मुताबिक उनका जो ये एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और ITBP और BSF जैसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है।
और चूंकि भारत उनकी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मार्केट है, तो इसलिए वे भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज और कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ लोकल पार्टनरशिप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और उनका यह भी कहना है कि वे भारत को एक कस्टमर की तरह नहीं बल्कि एक प्रॉमिसिंग बिजनेस पार्टनर की तरह देखते हैं। आखिरकार भारत के कई सारे प्रयासों के बाद यूएनएससी ने सुअरों के संगठन लश्कर के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल कर दिया है। और जबकि भारत और अमेरिका लगातार यूएनएससी में अब्दुल रहमान को एक वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस प्रक्रिया में जो चीन था वो एक बाधा बना हुआ था और चीन की तरफ से लगाए गए टेक्निकल होल्ड की वजह से ही अभी तक यूएनएससी ने इसे इस लिस्ट में शामिल नहीं किया था। लेकिन अब आखिरकार अब्दुल रहमान मक्की के खिलाफ इस प्रस्ताव से चीन को मजबूरी में अपना टेक्निकल होल्ड हटाना पड़ा है। और इस प्रस्ताव में यह मांग की गई थी कि यूएनएससी की 1267 रेजोल्यूशन के तहत इस मक्की को ग्लोबल सुअर यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन दोनों ही बार इन प्रस्तावों पर चीन की तरफ से रोक लगा दी गई थी। और आपको ये भी बता दें कि अब्दुल रहमान 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का साला भी है। और इस अब्दुल रहमान पर ऐसे आरोप हैं कि भारत में हुए कई बड़े हमलों के पीछे हाफिज सईद के साथ ये मक्की का भी हाथ है, जिनमें 26/11 वाला हमला, लाल किले पर हमला, रामपुर पे हुआ हमला, श्रीनगर, बारामूला, बंदीपुरा, तो इस तरह के कई हमले शामिल हैं। और आज मंगलवार को भारत ने यूएनएससी के इस फैसले का स्वागत किया है। और भारत का ये भी कहना है कि हम आगे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी पर यह दबाव बनाते रहेंगे कि वह आतंकवाद के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और टेररिज्म के खिलाफ जो भारत की जीरो टॉलरेंस अप्रोच है, तो उसके लिए भारत हमेशा कमिटेड है। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीन को अपना टेक्निकल होल्ड हटाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, तो बता दें कि इस प्रस्ताव में यूएनएससी के 15 में से 14 मेंबर्स भारत के ही पक्ष में थे और केवल चीन ही बच रहा था जो इस प्रस्ताव के खिलाफ था। और इसलिए इस मामले पर अकेला होने के बाद फिर चीन को मजबूरी में अपना टेक्निकल होल्ड हटाना पड़ा है। तो आप इसे एक तरीके से भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी कह सकते हैं, जो कि इस बात को भी दर्शाता है कि वर्ल्ड पावर में भारत की पोजीशन अब कितनी मजबूत है। और जबकि यूएनएससी के इस फैसले को लेकर यूएन में भारत के फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी कहा गया कि ये न्यूज़ विश्व स्तर पर बढ़ती समझ को दर्शाती है कि चीन भारत को विफल नहीं कर सकता है और हमारे लोगों पर हमला करने वालों के खिलाफ भारत की न्याय की खोज पर चीन का दबदबा अब बेकार है, यानी कि भारत हर कीमत पर न्याय लेकर रहेगा। आज जम्मू कश्मीर के बदगांव में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 2 सुअरों को सफलतापूर्वक हुरिफाइड किया गया है और मारे गए इन सुअरों के पास से एक एके राइफल, एक पिस्टल और वॉर लाइक स्टोर्स भी रिकवर किए गए हैं। और ऑफिशियल्स के मुताबिक ये दोनों ही सुअरों के संगठन लश्कर के साथ जुड़े हुए थे और ये वही 2 सुअर हैं जो भी हाल ही के एनकाउंटर से बच निकले थे, लेकिन आज इन्हें ढेर कर दिया गया है। बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि पीएमओ ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि भारत के साथ बातचीत तभी हो सकती है जब भारत 5 अगस्त 2019 वाले अपने फैसले को वापस ले ले, यानी कि आर्टिकल 370 वाला फैसला। क्योंकि पाकिस्तान ये मानता है कि भारत सरकार का जो ये आर्टिकल 370 को हटाने वाला फैसला था, ये कश्मीर की डेमोग्राफी को अवैध रूप से बदलने की कोशिश थी। और इसलिए जब तक कि भारत अपने इस कदम को वापस नहीं लेता है, तब तक भारत के साथ नेगोशिएशंस पॉसिबल नहीं है। वैसे एक बात समझ में नहीं आई कि इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देने से अच्छा सिर्फ इतना ही बोल देते कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत अब कभी नहीं होगी, क्योंकि भारत आर्टिकल 370 का फैसला तो वापस लेने वाला है नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली है कि पाकिस्तान के पीएमओ का ये जो स्टेटमेंट है, ये तब आया है जब कल ही सोमवार को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री को उनके साथ बैठकर जो बर्निंग इश्यूज है इंक्लूडिंग कश्मीर, तो उन पर गंभीरता से बात करनी चाहिए और यूएई की जो लीडरशिप है वो भारत और पाकिस्तान को टेबल पर लाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये जो बयान दिया था, ये यूएई न्यूज चैनल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान दिया था, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि मैं इंडियन लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मैसेज देना चाहता हूँ कि अब समय है कि हम अपने बीच के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक साथ आएं और गंभीरता से बैठकर इस पर बात करें। बाकी हम तो पाकिस्तानी अथॉरिटी से बस यही कहना चाहेंगे कि आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको बात करनी है या नहीं करनी है। और एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएई न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में जो ये कहा कि कश्मीर जैसे मामले पर बात करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई की लीडरशिप रोल प्ले कर सकती है, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान और यूएई की एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई थी, तो उस स्टेटमेंट में एक जगह पर भी कश्मीर को मेंशन नहीं किया गया था, क्योंकि यूएई भी जानता है कि कश्मीर पर भारत का जो स्टैंड है तो कश्मीर के लिए वही सबसे बेस्ट है। बाकी अभी पाकिस्तानी कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी है कि एक पैर कब्र में, खाने के लाले पड़े हुए हैं, अपने स्टाफ को सैलरी देने तक के पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, भविष्य का पता नहीं है कि पाकिस्तान कल हो या ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कश्मीर चाहिए। हम बस यही कहेंगे पहले आप अपने लिए आटा खरीद लो, कश्मीर की बात बाद में करेंगे। और बाकी एक महत्वपूर्ण अपडेट भारत के स्पेस सेक्टर से है, जिसमें द हिंदू की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में इसरो के सीनियर ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि इसरो का जो विनस मिशन है शुक्रयान 1, जिसकी दिसंबर 2024 तक लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब ये जो मिशन है 2031 तक पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस विनस मिशन के लिए अप्रूवल नहीं आया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2004 में जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर ललित प्रकाश, नायब सूबेदार प्रभु सिंह, लांस नायक संजीव कुमार सिंह और सिपाही गणपत सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था।
मेजर ललित प्रकाश को मरणोपरांत शौर्य चक्र से और नायब सूबेदार प्रभु सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2020 में लद्दाख में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए हवलदार बलजिंदर सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2016 में ड्यूटी के दौरान एक रोड एक्सीडेंट में कैप्टन कनिका भारद्वाज ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि 2017 में झारखंड में एक एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान हमारे कैनाइन वॉरियर अमीनिका ने भी इस देश के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, वीरता और विवेक ये किसका मोटो है? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।